ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरप्रिटेशन क्लोज। और इंटरप्रिटेशन क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक्ट का। दोस्तों, वैसे तो मैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के मेन प्रोविजंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मेन प्रोविजंस पढ़ने के साथ साथ हमें एक्ट की पूरी नॉलेज लेनी है। और पूरी नॉलेज लेने के लिए किसी भी सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्लोज आपको समझना होता है। इंटरप्रिटेशन क्लोज की भी कई बातें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बारी दोबारा से मैं आपको ये बातें रिवाइज करवाना चाहता हूं लॉ की लैंग्वेज से, बेयर एक्ट की लैंग्वेज से। दोस्तों देखिए, कोई भी जो लॉ है, कोई भी कानून है, वो एक भाषा में लिखा जाता है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो अभी हम लॉ पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो जो भी हम वर्ड्स यूज़ करेंगे उसके दो तरह के मीनिंग होते हैं। जो भी वर्ड्स यूज़ होंगे एक्ट के अंदर, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लोज यानी डेफिनेशंस आप कह सकते हैं, वो ये चाहता है कि कुछ शब्दों की आप शाब्दिक अर्थ ना लें, लिटरल मीनिंग ना लें, उनका आप लीगल मीनिंग लें। ठीक है, कुछ शब्दों का लॉ आपसे चाहता है, वो शब्द कौन कौन से हैं वो सभी इंटरप्रिटेशन क्लोज में दिए होते हैं। उनमें से कुछ मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ, और डिटेल में सेक्शन 3 को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आज इस छोटे से सेशन में मैं सेक्शन 3 यानी इंटरप्रिटेशन क्लोज को शुरू कर रहा हूँ। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज समथिंग रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब होता है अगेंस्ट, इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, यानी जिन इन वर्ड्स के अगेंस्ट में जो वर्ड्स यहाँ यूज़ होंगे, इनके अगेंस्ट में कहीं कुछ कहा गया है तो बात अलग है, अदरवाइज इन शब्दों का मीनिंग क्या होगा आइए सीखते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये तीन चीज़ें, हालांकि देखने में ये तीनों चीज़ें इमूवेबल लगती हैं, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट कह रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी ये बात कहता है, जनरल क्लोज एक्ट भी ये बात कहता है, लगभग सभी एक्ट ये बात कहते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? देखने में जरूर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन ये अपनी वैल्यू रियलाइज़ कब करती हैं? जब ये कट कर अलग हो जाती हैं। जब ये स्टैंडिंग टिम्बर, लकड़ी जब कट के अलग हो जाती है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, इनकी वैल्यू तभी रियलाइज़ होती है जब हम इन्हें लैंड से जुदा कर देते हैं, लैंड से सीवर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इस बात को तो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब हम क्या लेंगे? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं बेटा जो अपने आप में एविडेंस होते हैं, आप उनको साबित करने के लिए किसी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, उसे हम नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अटेस्टेड का मतलब क्या है आइए सीखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अटेस्टेड? Attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have meant attested by two or more witness, each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument। ठीक है, जब दो लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करेंगे तो उसे हम टेस्टेड कहेंगे, और दोनों ने एग्जीक्यूटेंट को, यानी जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रॉपर्टी को लेके, तो ए और बी कौन हुए? एग्जीक्यूटेंट हुए, यानी परफॉर्मेंस करने वाले हुए। जब वो अपने अपने सिग्नेचर करेंगे, मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, तो ए एग्जीक्यूटेंट हुआ। जब ए ट्रांसफ़र डीड पर अपने साइन करेगा, और जो दो विटनेस हैं दोनों ने उसे साइन करते हुए देखना चाहिए, यानी दोनों के सामने करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही समय में प्रेजेंट हों, लेकिन जब ए एग्जीक्यूट कर रहा हो डॉक्यूमेंट को, ठीक है, तो दोनों के सामने वो करे। और हैज़ बीन सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटेंट इस पोजीशन में नहीं है, ठीक है, कि वो खुद से साइन कर सके, तो एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे कोई और पर्सन करेगा। ठीक है बेटा, और एग्जीक्यूटेंट उस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट करेगा कि इसने जो साइन किए, इसने जो मार्क लगाया, वो मेरे सामने लगाया। ठीक है, और हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन एंड ईच ऑफ whom has signed by the instrument in the presence of the executant, but it shall not be necessary that more than one such witnesses shall have been present at the same time, and no particular form of attestation shall be necessary।
ठीक है बेटा, तो अटेस्टेशन का मतलब क्या है, आप ध्यान से बेटा दोबारा से आइए, एक बार देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटेस्टेशन। अटेस्टेड, इसको आप ब्रेक कर करके पढ़िए। अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स and shall be deemed always to have been attested by two or more witness, each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument। देखो इन पहली दो लाइनों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हैज सीन सम अदर पर्सन, यानी एग्जीक्यूटेंट ने साइन नहीं किए क्योंकि वो साइन करने के लायक ही नहीं है, उसके हाथ ही नहीं है, तो बताओ साइन कैसे करेगा। तो कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे साइन करेगा। ठीक है, हैज बीन सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, तो एग्जीक्यूटेंट की डायरेक्शन पर किसी और पर्सन ने साइन किए। और हैज रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क, ठीक है, और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन एंड ईच ऑफ होम हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। और जो दो विटनेस चाहिए वो भी एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में अपने अटेस्टेशन करेगा, अपने इंस्ट्रूमेंट पर साइन करेगा। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेस शैल हैव बीन प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी, और अटेस्टेशन की कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। शाबाश, ये आपने ध्यान से सुनना है। रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। भाई जिस भी लॉ में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए जिस भी पार्ट में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ये है उस पार्ट में रजिस्ट्रेशन को लेके कोई कानून है तो उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे रजिस्ट्रेशन को लेके कौन सा कानून है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। तो रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स एंड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी फॉर एग्जांपल हरियाणा में आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो हरियाणा में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा एक्ट अप्लाई है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड मतलब इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची तो इट मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, it must comply with the requirement of transfer property act, it must comply with the requirement of registration act 1908 and it must comply the requirements of Indian Stamp Act। जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो उस पे ये सारे लॉज अप्लाई होंगे। शाबाश, आप ध्यान से सुनना समझना, कोई भी डाउट है तो मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू वेरी मच।